सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम मधु काकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे थे और इसमें हम पढ़ रहे थे कि पहाड़ी रास्तों को बनाना कितना दुस्साध्य कार्य है, क्योंकि उन्हें बनाते समय डायनामाइट से पहले चट्टानों को उड़ाया जाता है और उनके फिर टुकड़े किए जाते हैं। और उसमें अगर ज़रा सी चूक हो जाती है तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, व्यक्ति गहरी खाइयों में चला जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब इस पाठ को आगे देखते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। क्या लिखा हुआ है उन पे? एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों को बनाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घुमा। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांटे। ठांटे क्या होता है? हाथ में पड़ने वाले गांठे या निशान। एक ही कहानी कह रहे हैं कि ये आम जिंदगियों की कहानी, हर एक कहानी, हर जगह एक सी कहानी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। वंचना यानी अभाव। अब देखिए, जब लेखिका ने ऐसा दृश्य देखा, पहाड़ी औरतों को रास्ता बनाते हुए देखा और पीछे बच्चों को बंधे हुए देखा, पीछे टोकरियों को बंधे हुए देखा, तो उसका लेखिका को एकाएक याद आया, यानी मानसिक चैनल बदला और मन पीछे घूम गया, यानी पिछले फ्लैशबैक में चला गया, पहले की बातें याद आने लगी। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। कैसे? पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, यानी मालदार लोग मज़े मारते हैं, आराम से पैसे लूटते हैं, और सारे आंसू, अभाव, यातना और प्रवंचना, यानी सब दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, ये एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। सहयात्री यानी जब यात्रा शुरू करी थी तो उनके साथ मणि भी थी, और जितेन कौन है? इनका ड्राइवर कम गाइड है। मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमहीन देख जितेन कहने लगे, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कुछ भी कहीं भी देख लेंगी, आप नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। लेखिका किस सोच में पड़ गई है? जो पहाड़ी लोग हैं किस तरह से अभाव में, परेशानियों में रोड बना रहे हैं और किस तरह से मौत को वो टक्कर देते हैं, मौत से जूझते हैं, तो उनको टक्कर देते हैं। तो लेखिका को जितेन है वो कहता है कि आप, ये मेरे देश के गरीब लोग, तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप यहाँ सुंदरता देखने आए तो आप सुंदरता को देखिए, आपने इतने पैसे खर्च किए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है। वेस्ट एंड रिपेइंग का क्या मतलब है? कम लेना और ज़्यादा देना। रीपेइंग, दोबारा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ किस बात पर इस कदर खिलखिलाती हंस पड़ती थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले ही एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र
के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो कितना खतरनाक काम है कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि ने पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदान नहीं पहाड़ है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं, वर्बीला यानी बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर तक बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। यानी स्कूल से आते समय क्या करते हैं, फिर वो मवेशियों पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया था गया है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकी तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी लेखिका की जीप जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो रास्ते क्या होते जा रहे थे, सकड़े होते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे इंची टेप से नापकर बनाया गया हो और उन पे जगह जगह क्या लिखी हुई थी, चेतावनी लिखी हुई थी। और सामने ही लिखा था, क्या लिखा था, धीरे चलिए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक चेतावनी थी, वी केयर मैन ईटर राउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। लेखिका को क्या दिखे? नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से, पहाड़ों पर क्या गिरती है? बर्फ, और उनकी से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बाल। ये जो याक होते हैं उन पे बाल होते हैं, वो बाल किसे ठंड से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। उतरती संध्या यानी शाम के समय जीप क्या हो रही थी, चाय के बागानों से गुजर रही थी। कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, मुझे यानी मधु काकरिया को। नीचे चाय के हरे हरे बागान में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या है, सिक्किम का परिधान है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा से कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है। यानी इतना अधिक सौंदर्य लेखिका को सहन नहीं हो रहा था, बहुत बेहद सुंदर था। देखिए यहाँ लेखिका की भाषा है, इतनी जबरदस्त भाषा है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले कहाँ रुके? लायुंग में रुके। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाले, पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती, क्या थी? लायुंग। पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी यानी छोटी सी बस्ती है, क्या है? लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सी हो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर यानी किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम यानी धीरे धीरे। हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को
ढक रखा था। यहाँ लेखिका की भाषा देखते ही बनती है। बाहर परिंदे परिंदे यानी पक्षी और लोग अपने घरों में लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरों की रुनझुन सी, रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भराई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्सु है जिसे भीतर उगने लगा, वही सुख शांति और सुकून, जहाँ अखंडता संपूर्ण है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी युवा पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया है। यहाँ देखिए, लेखिका को याद आया कि लोगों ने क्या किया है, हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ किया है। तो विद्यार्थियों, लाइट चली गई है और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नमस्कार।